डेट है आज 9 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पर्वतमाला। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी इस साल की बजट स्पीच में ये अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि एक नेशनल रोप वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसको शॉर्टकट में पर्वतमाला भी बोलते हैं इस प्रोग्राम को। इसमें क्या है, रोप वेज बनाए जाएंगे। जैसे रोड वेज होते हैं भाई साहब, सड़क बनाई जाती है, या रेल वेज होते हैं, रेल की पटरी बिछाई जाती है रेल चलाने के लिए। इसी तरह से ये रोप वेज बनाए जाते हैं। ऐसे रास्ते पहाड़ी इलाकों में कुछ इस तरह के आप देख सकते हो इसमें, ये होते हैं रोप वेज। और ये होती है भाई साहब ये कार, जिसमें ये इन रस्सियों से लटक के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंसानों को, पैसेंजर को या किसी सामान को लेके जाया जाता है। तो ये पहाड़ी इलाके में बहुत आसान होते हैं इनसे कनेक्टिविटी बढ़ाना। क्योंकि यहाँ पे देखो, पहाड़ों को काट के अगर रोड बनाया जाए, रेलवे बनाया जाए, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इन एरियाज़ में। ये मॉडल पीपीपी मोड पे डेवलप किया जाएगा। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे डेवलप किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलके ऐसे रोप वेज को डेवलप करेंगी। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं। क्योंकि देखो, ये डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, जो डिफ़िकल्ट हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे कन्वेंशनल रोड बनाना बहुत ही मुश्किल है और ये आसान होते हैं। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल या सेंसिटिव का मतलब ये है, क्योंकि देखो इकोलॉजी यहाँ पर्यावरण है, बहुत ही यहाँ पे वनरेबल पर्यावरण होता है पहाड़ी इलाके में। अगर यहाँ पे पहाड़ों को काट के रोड रेलवे बनाए जाएं, हो सकता है लैंडस्लाइड के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। हल्का सा भूकंप आए तो लैंडस्लाइड आ सकता है। लैंडस्लाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार, भूस्खलन बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, उनको भी प्रभावित किया जा सकता है। अगर रोड रेलवे बनाएंगे तो उनकी वजह से वो भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन रोप वेज की वजह से ये इकोलॉजिकली भी जो भी प्रॉब्लम है, इनसे बचा जा सकता है। यहाँ पे नीचे जंगल है, यहाँ पे भाई साहब ऊपर रोडवे बनाया हुआ है, रोप वे बना हुआ है, तो इसकी वजह से कोई इकोलॉजी को भी नुकसान नहीं है, बहुत ही कम होता है। तो कनेक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कम्यूटर के लिए कन्वीनियंस होगी। जो यहाँ पे लोग आते जाते हैं, कम्यूटर हैं, उनके लिए आसानी होगी। दूसरा, टूरिज्म प्रमोट होगा। जो पर्यटक हैं वो आसानी से घूमने के लिए आ सकेंगे जब उन्हें फैसिलिटी मिलेगी कनेक्टिविटी की अच्छी की। अर्बन एरियाज ऑलरेडी यहाँ पे जो कंजेस्टेड हैं, वो कन्वेंशनल मास ट्रांजिट सिस्टम की वजह से देखो यहाँ पे और रोडवे या रेलवे बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये रोप वे बनाना वहाँ पे आसान होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में बोला था कि ऐसे 8 रोप वेज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जो 60 किलोमीटर की लेंथ के होंगे। 2022-23 के जो पीरियड है, ये इस साल में ये 60 किलोमीटर की लेंथ के 8 रोप वे बनाए जाएंगे। और इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये त्रिपुरा, ये सब भी कवर होंगे, इनमें बनाए जाएंगे रोप वेज। मेजर फैक्टर क्या है कि रोप वे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, पहला तो यही है कि इकोनॉमिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो, अगर रोप वे के बजाय अगर रोडवे बनाया जाए या रेलवे बनाया जाए हिली टेरेन में, मतलब पहाड़ी इलाके में, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरा एक तो ये भी है, कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, कॉस्ट देखो रोप वे से तो कम आती है उनकी, लेकिन लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन रोप वेज के लिए बहुत ही कम रहती है, लोअर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट रहती है। यानी कि देखो, लैंड एक्विजिशन करने की ज़रूरत कम पड़ती है इसमें, क्योंकि लैंड तो चाहिए नहीं, बस क्या है, एक इस एरिया में मान लो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंड चाहिए, यहाँ पे एक खंबा गाड़ दिया, इधर एक खंबा गाड़ दिया, इधर एक रोप रस्सी लटकी हुई है। तो इसके लिए सिर्फ बहुत ही कम लैंड चाहिए, एक्वायरमेंट करने की ज़रूरत कम होती है गवर्नमेंट को। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो रोड वेज होते हैं और रेलवे होते हैं, रोडवेज से, रेलवे को छोड़ दे तो रोडवेज से ज़्यादा इनकी कॉस्ट आती है बनाने में। लेकिन फिर भी ये फिजिबल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। देखो, अगर मान लो रोडवे बनाया जाए, तो रोड भाई साहब घूम घूम के जाना पड़ेगा, सारा पहाड़ ऐसा तो नहीं है सारा काट दिया जाएगा, तो उससे एक तो ज़्यादा टाइम भी लगता है, और दूसरा स्पीड में भी नहीं चलाया जा सकता पहाड़ी इलाकों में। तो इसकी वजह से, रोप वे की वजह से, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया जा सकता है, यानी कि जल्दी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा जा सकता है। एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो सकते हैं ये। देखो, अगर रोडवेज पे गाड़ियाँ चलेंगी तो उससे डस्ट वगैरह भी उड़ती है ना, तो उसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन होता है।
लेकिन इसकी वजह से तो कोई पॉल्यूशन होगा ही नहीं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी होगी रोपवे की वजह से। देखो एक बार में पर आवर यानी कि 6,000 से 8,000 पैसेंजर को पर घंटे ले जाया जा सकता है रोपवे प्रोजेक्ट की वजह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके आसपास जो फॉरेस्ट एरिया है ना, जंगल है जो, वहाँ से अब जो एनिमल्स हैं, जंगली एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशु, वो निकल के अब इस सेंचुरी में आना शुरू कर दिए हैं। ये भी एक जंगल है भाई साहब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये केरल में है। तो यहाँ कर्नाटक तमिलनाडु के आसपास जो एरिया है वहाँ से जो जंगली जानवर है यहाँ पे आना शुरू कर दिया वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। क्यों? क्योंकि गर्मी आने वाली है। और क्यों आना शुरू कर दिया? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सालों साल पानी और चारा यहाँ पे उपलब्ध होता है इस सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सालों साल पानी भी रहता है और फॉडर चारा भी रहता है पशुओं के चरने के लिए। तो इसलिए पशु यहाँ से आ रहे हैं इधर की तरफ क्योंकि गर्मी स्टार्ट होने वाली है। ये केरल में लोकेटेड है और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का पार्ट है ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1973 में बनाया गया था इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये मैप देख रहे हो आप केरल का। केरल के मैप में इस तरफ देखो, यहाँ पे है वायनाड सेंचुरी। कर्नाटक और ये तमिलनाडु और आपका ये केरल, इनके बॉर्डर पे ये, यहाँ से लगभग तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है आपका। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारा एरिया आता है। ये कई बार पूछा गया है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। इसके लिए स्पेशल लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हमारे इंडिया का पहला ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। यूनेस्को की लिस्ट है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 2012 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। और इंडिया का भी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको 1986 में बनाया गया था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। किसी जंगल को, एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जो वाइल्ड लाइफ पार्क हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ये हैं मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये एरिया में फैला कितना हुआ है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये काबिनी रिवर है जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरती है। और काबिनी रिवर है जो कावेरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदी है कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर है, इसमें आके काबेनी रिवर मिल जाती है। ये काबेनी रिवर यानी कि छोटी नदी है जो बड़ी नदी कावेरी रिवर में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो किस टाइप का है? यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एक वेस्ट कोस्ट पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है और टीक फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं यहाँ पे। टीक लकड़ी की एक प्रजाति है भाई साहब, लकड़ी यानी कि पेड़ है, होता है टीक का। एक यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस बोलते हैं, वो सफ़ेदा टाइप होता है जो आपने देखा होगा रोड के किनारे लगे होते हैं जो बड़े बड़े से पेड़, सफ़ेद टाइप के, वाइट टाइप के, यूकेलिप्टस। ग्रेवेलिया एक स्पीसीज मिलता है यहाँ पे ट्री का, प्लांटेशन का। जो यहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं वो एलिफेंट पाया जाता है, गोर पाया जाता है। गोर देखो इंडियन बिशन भी बोलते हैं इसको। भैंसा, जो भैंस का जो हस्बैंड होता है ना, भैंसा, ऐसा गोर, ये जंगली प्रजाति है। टाइगर आप जानते ही हो। पैंथर होता है, काला काला सा होता है, छोटा सा बिल्ली की तरह का पैंथर। सांभर, ये देखो सारी प्रजाति हमने देखी हुई हैं। अगर मैं इसमें एनिमल्स लगाता तो काफ़ी टाइम चला जाता मेरा। और देखते भाई साहब कितने लोग हैं, 10-12 लोग, और वो भी उनको भी पसंद नहीं होता क्योंकि लाइक सिर्फ 5 लोगों के आते हैं। आपको पसंद नहीं है तो पता नहीं क्यों देखते हो आप। खैर, सांभर हिरन की तरह का होता है। स्पोटेड डियर, उसकी बॉडी पे स्पोट स्पोट बने होते हैं, वो भी हिरन ही होता है। वाइल्ड बोर, जंगली सुअर होता है। स्लॉथ बियर भी सुअर की प्रजाति की तरह का होता है, एक स्लॉथ बियर भी। नीलगिरी लंगूर मिलता है भाई साहब, ये बंदर की तरह का दिखता है। बोनेट मकैक, ये भी बंदर की, मंकी की प्रजाति है मकैक। कॉमन लंगूर, ये भी बंदर की प्रजाति है, लंगूर की। मालाबार जाइंट स्क्वेरल, ये गिलहरी की प्रजाति है, गिलहरी जो आपने देखी होगी। और भी बहुत सारे ये मेजर मैमल्स पाए जाते हैं। मैमल्स भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि किन को मैमल्स बोलते हैं, हिंदी में स्तनपाई जीव बोलते हैं इनको। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट एक नेशनल वाइड प्रोग्राम है, ऑपरेशन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, आरपीएफ जो हमारी रेलवे पुलिस होती है, उसने लॉन्च किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है, ये सेम ट्रैफिकिंग की स्पेलिंग वही है जो रोड पे ट्रैफिक लगता है ना,
वही सेम स्पेलिंग है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो तो यहाँ पे मतलब है कि मानव तस्करी, यानी कि ह्यूमन को, मानव को वस्तु की तरह खरीदा या बेचा जाए उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो जो मानव को खरीदा बेचा जाता है ना पैसों में, फिर उसे स्लेव की तरह, गुलाम की तरह रखा जाता है। स्लेव मतलब गुलाम, गुलाम की तरह रखा जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी को जहाँ पे ह्यूमन को खरीदा बेचा जाए, परचेज या सेल किया जाए, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑपरेशन आहट में मेनली वुमन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग जो होती है इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। JNU गेट्स इट्स फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर इन शांति श्री पंडित। जो JNU यूनिवर्सिटी है भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में बनी हुई है, वहाँ पे पहली बार कोई वुमन वाइस चांसलर बनी है, शांति श्री पंडित। वाइस चांसलर मतलब उप चांसलर, लेकिन चांसलर कौन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के? देखो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं उनके जो सेंट्रल लेवल की, उनकी चांसलर होते हैं खुद प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी उनके गवर्नर होते हैं। तो जैसे इनके भी, जैसे अगर स्टेट में है तो उनके गवर्नर रहते हैं चांसलर, और उनकी जो काम काज है संभालने के लिए वाइस चांसलर अपॉइंट किए जाते हैं। तो वाइस चांसलर अभी अपॉइंट की गई है JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, ये शांति श्री पंडित, पूरा नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। ये पहली महिला हैं जो अपॉइंट की गई हैं। और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है 5 साल के लिए। और ये महाराष्ट्र की, ये जो पंडित हैं, ये महाराष्ट्र की अभी वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है उसकी वाइस चांसलर हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है कंवल टाइगर रिजर्व। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए अभी रिसेंटली न्यूज में 12 और 13 फरवरी को यहाँ पे बर्ड वॉक का इवेंट पहली बार यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। बर्ड वॉक का क्या मतलब है? बर्ड वॉक, क्या पक्षियों की वॉक कराई जाती है? देखो भाई साहब, ये ऐसा इवेंट है, यहाँ पे कुछ अथॉरिटी जाती हैं और यहाँ पे बर्ड का मतलब पक्षी, पक्षियों को देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पे प्रजाति पाई जाती हैं पक्षियों की, और किस प्लेस पे कितनी प्रजाति पाई जाती हैं, कितने वैरायटी के हैं, ये सब इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। इसी को बोलते हैं बर्ड वॉक। तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ये सेलिब्रेट किया जाएगा, फर्स्ट इवेंट 12-13 फरवरी को, इसलिए न्यूज में है ये कंवल जो टाइगर रिजर्व है, ये इसमें बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब है प्लांट और ट्री, और फोना का मतलब है एनिमल्स। 300 स्पीसीज से ज़्यादा बर्ड, 600 से ज़्यादा ट्री स्पीसीज पाई जाती हैं। ये कितने स्पीसीज पाए जाते हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। ये कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, और ये तेलंगाना के नॉर्थ रीजन में है, नॉर्थ रीजन में। और यहाँ से रिवर जो गुजरती हैं होके, ये आपको याद होना चाहिए, गोदावरी और कदम रिवर यहाँ से होके गुजरती है। इसमें रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट पाया जाता है। टीक लकड़ी है एक, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्राय शिक्षालय, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने 7 फरवरी को ये लॉन्च किया प्राय शिक्षालय। शिक्षालय मतलब विद्यालय, स्कूल। किस लिए लॉन्च किया? ये ओपन एयर क्लासरूम होंगे। देखो भाई साहब, कुछ इस तरह के होंगे, ओपन में, खुले में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पहली कक्षा से लेके 7वीं कक्षा तक, फर्स्ट से लेके 7th क्लास तक पढ़ाया जाएगा बच्चों को। ऐसे बच्चों को जिनकी कोविड-19 की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई है, यानी कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्कूल छूट गया उनका, उनको ही एजुकेशन में दोबारा से लाया जाएगा, यानी कि उनकी शिक्षा, एजुकेशन कंटिन्यू कराई जाएगी इन ओपन स्कूल के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है घोस्ट आर्मी, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है। देखो घोस्ट आर्मी क्या है? एक यूएस की एक फोर्स थी, आर्मी थी, सिर्फ डिसेप्शन फोर्स बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट मोबाइल टेक्टिकल डिसेप्शन यूनिट यूएस आर्मी की। डिसेप्शन का मतलब है धोखा देने के लिए। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यूएस की आर्मी क्या है, अपनी इस तरह की देखो यूनिट एस्टेब्लिश कर देती थी। ये जो यूनिट है क्या है, ये पुतले बने हुए स्टैचू की तरह के, ये समझ लो एक, क्योंकि जो सामने वाली आर्मी होती थी तो उसको लगता था कि यहाँ पे आर्मी है, इस पे वार करती रहती थी, मारती रहती थी, और ये पत्थर और के बने हुए हैं, तो यहाँ पे उनको धोखा देने के लिए एक जगह रखते थे। अब एक जगह यहाँ पे रख दिया, ये मान लो दूसरे देश की आर्मी यहाँ पे इनको अपने बम गोला बारूद यहाँ पे बरसा रही है, इनको कुछ हो नहीं रहा है,
और फिर यूएस की आर्मी दूसरी तरफ से आके उनको ठोक देती थी। समझ रहे हो, ऐसे धोखा देने के लिए डिसेप्शन यूनिट थी ये यूएस की आर्मी, जिसको घोस्ट आर्मी को बोलते थे, घोस्ट आर्मी का नाम दिया जाता था। रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने एक बिल पे साइन कर दिया और वो एक्ट बन गया, घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट। ये घोस्ट आर्मी को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्ट पास हुआ है, अभी यूएस प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ कोल ग्लेशियर। इसमें सिर्फ लोकेशन आपको याद रखनी है कहाँ पे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साउथ कोल ग्लेशियर कुछ इस तरह का ग्लेशियर होता है भाई साहब, पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है बहुत बड़ी मात्रा में, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर 54 मीटर की थिकनेस का है। ये कितना है, कितने साल पुराना है, कब से है, नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तो ये जानना अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो इसकी बर्फ़ है ना यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है, 80 टाइम्स फास्टर। जब पहली बार देखा गया था यहाँ पे आइस को, उससे 80 गुना ज़्यादा तेज़ ये पिघल रही है यहाँ पे बर्फ़, थिनिंग, यानी कि ये पतला हो रहा है ग्लेशियर। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है। जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियाँ और लोहत से, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में है ये साउथ कोल ग्लेशियर, बस इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान न्यूक्लियर डील। देखो डिटेल में ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं कई बार, और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, एक लेक्चर पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में अच्छे से, क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में रहता है। यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है इससे 2016-17 में। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो 2018 में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ईरान न्यूक्लियर डील से वापस चले जाएंगे, तो विदड्रॉ कर लिया था, वापस हो गए थे। फिर दोबारा से यूएस ने अनाउंस किया कि ये दोबारा से डील को करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ईरान के साथ डील थी ये, ईरान के साथ डील हुई थी 2015 में। एक तो P5+1 नेशन थे एक साइड में, और एक तरफ था ईरान, इनके बीच में डील हुई थी। देखो P5 वो परमानेंट नेशन है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो हैं P5। कौन कौन से? यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और चाइना। ये जो परमानेंट नेशन है ये 5 नेशन, और 1 कौन है इसमें? जर्मनी। ये जर्मनी, ये एक तरफ 6 नेशन थे और एक तरफ था ईरान, इनकी डील हुई थी। ये डील हुई थी कि ईरान क्या है, यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम भाई साहब आपको पता है क्या है? यूरेनियम का इनरिचमेंट अगर 20% से ज़्यादा होता है तो इससे बम बनाए जा सकते हैं, एटम बम, मिसाइल, हाइड्रोजन बम वगैरह बनाए जा सकते हैं। इनरिचमेंट का मतलब ये होता है, इसका इनरिचमेंट, कि अगर मान लो एक बोतल टाइप है, ऐसे कुप्पी सी होती है भाई साहब, एक मान लो इंस्ट्रूमेंट है, बोतल है, इसमें रख के इसको स्पिन किया जाता है, स्पिन का मतलब रोटेट किया जाता है। अगर इसका 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट हो गया तो ये हाइड्रोजन बम वगैरह या एटम बम वगैरह बनाने के लिए यूज हो सकता है। 20% से कम है तो इसका मतलब ये है इससे बिजली बनाई जा सकती है, तो बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ईरान को यही बोला था कि ना तो आप इसे क्या है स्टॉक पाइल करके रखोगे यूरेनियम को, ज़्यादा मात्रा से, स्टॉक पाइल का मतलब जमा करके, और ना ही आप एनरिचमेंट करोगे इसका। तो यही डील थी, लेकिन अमेरिका को लगा कि ये ज़्यादा स्टॉक पाइल करके रखा हुआ है, और इसकी वजह से अमेरिका ने इससे विदड्रॉ कर लिया डील से, और इस पर सैंक्शन लगा दिए, ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, क्योंकि व्यापार करना बंद कर दिया इससे, और भी जो देश इससे व्यापार करते हैं उनसे भी मना कर दिया, जैसे इंडिया है उससे भी मना कर दिया, क्योंकि इंडिया अगर फिर करेगा तो भाई साहब इंडिया पे भी सैंक्शन लगा सकता है यूएस, अमेरिका। सैंक्शन मतलब व्यापार पे प्रतिबंध लगा देता है अमेरिका। जैसे मान लो इंडिया यूएस में माल भेज रहा है, इसका माल खरीदने से मना कर देगा, या इस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी इसके माल पे खरीद बेच जो होती है उस पर बढ़ा देगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। तो जब यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा अमेरिका, तो इंडिया का माल महंगा हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा यूएस में इंडिया का माल? तो इस तरह से सैंक्शन लगाता है ये इशू ये था कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये यूरेनियम के इनरिचमेंट का जो मामला था। अब डिमांड क्या है यूएस की डिमांड ये है कि यूएस इस एग्रीमेंट को दोबारा से रीजॉइन कर लेगा, बस शर्त ये है कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में स्टॉक पाइल कर रखा है ईरान ने, उसको डिसमेंटल करे, उसको स्टॉक पाइल करके ना रखे, और इसका ज़्यादा इनरिचमेंट ना करें। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा इस डील का? देखो ईरान डील को JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये अगर प्लान दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ईरान न्यूक्लियर डील दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो इंडिया को ये फ़ायदा होगा। एक तो रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी,
छाबार पोर्ट है भाई साहब, किसका? ईरान का। एक बंदर अब्बास पोर्ट है। इनके जरिए रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे इंडिया है और ये ईरान है। यहाँ पे ये देखो आपका, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगभग साइड में ही ये है आपका छाबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट है जो ये है, और यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है। तो इनके जरिए देखो इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए सहायता किया। चाहबार पोर्ट का इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, ईरान की सहायता की है चाहबार पोर्ट में। तो इंडिया के अगर यहाँ पे कनेक्टिव मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ईरान के जरिए ये अफगानिस्तान में जाना आसान है, सेंट्रल एशिया से ट्रेड करना आसान है, तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा ये है जो ग्वाडर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये भी पास में है और यहाँ चाइनीज प्रेजेंस है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है इंडिया। देखो यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहीं पे एक पाकिस्तान को ग्वाडर पोर्ट है जो चाइना डेवलप कर रहा है और चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस है, जिस सी पैक के जरिए जोड़ा हुआ है। सी पैक कई बार हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस है, तो यहाँ पे चाइना को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है इंडिया, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रख के, और मॉनिटरिंग कर सकता है कि यहाँ पे चाइना कोई ऐसा तो नहीं है कुछ इलीगल एक्टिविटी वगैरह कर रहा है या कुछ ऐसा। नेक्स्ट है कि जो चाबार पोर्ट है, इसके साथ साथ इंडिया का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में इंटरेस्ट है, वो भी सर्व हो सकेगा। कैसे भाई साहब? ये देखो, एक ये इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये सिस्टम है, ये कनेक्टिविटी बढ़ाता है एशिया में। यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ाता है। कनेक्टिविटी इसलिए बढ़ाता है कि रोड रेलवेज के द्वारा कनेक्टिविटी, ताकि ये आसपास जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये आपस में इनका ट्रेड बढ़ सके। तो अगर ईरान का एक्सेसिबिलिटी होगी इंडिया के लिए और ये ईरान डील हो जाएगी तो सैंक्शन हट जाएंगे इंडिया से, तो मतलब ईरान से हट जाएंगे, तो इंडिया भी इससे डील कर सकेगा और इसकी जो ये कॉरिडोर है ये यूज कर सकेगा। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। देखो इंडिया क्या है, जब ये सैंक्शन लगाए थे ईरान पे, तो इंडिया क्या है, वो यहाँ से ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल डीजल आपका पेट्रोलियम नहीं खरीद सकता, बहुत ही कम मात्रा में खरीद सकता है, अगर खरीद सकता है तो। अगर खरीदेगा तो सैंक्शन लगा देगा इंडिया पे भी यूएस, और यूएस का एक एक्ट है, कार्ट्स एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इसके द्वारा सैंक्शन लगा लेता है ये, अगर कोई यूएस के एडवर्सरीज से, एडवर्सरीज का मतलब है विरोधी, यानी कि एनिमी नेशन है जो यूएस के। एनिमी नेशन कौन कौन से हैं? ईरान, रसिया और चाइना। तो इनसे कोई डील करता है तो उस पे यूएस सैंक्शन लगा देता है। तो अब अगर ईरान डील हो जाएगी यूएस की और ईरान की, तो फिर इंडिया क्या है, इससे ऑयल खरीद सकता है, सस्ते दामों में और ऑयल मिल सकता है इंडिया को ईरान से। और कार्ट्सा एक्ट के जरिए फिर यूएस इंडिया पे सैंक्शन भी नहीं लगाएगा। तो ये यूएस ईरान की डील होने से एनर्जी सिक्योरिटी सस्ती हो जाएगी इंडिया के लिए, तो ये फ़ायदे होंगे इंडिया के लिए। तो यही टॉपिक थे आज के।